वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों यस, मिशन संभव चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन फॉर आईडीटी, इसके आपने पहले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई और साथ साथ में वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है उसका सेक्शन 15 कंप्लीट किया था। ये लेक्चर जो है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे मिल जाएगी, जिसका प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो यस, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी प्लेलिस्ट यानी अमेंडमेंट्स की, क्वेश्चन या डिस्कशन की प्लेलिस्ट, उसके बाद में यहाँ पे हमारे मिशन संभव की प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर कोई स्टूडेंट या फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहा होगा तो मेरा लेक्चर नंबर 01 जरूर देखिएगा। उस लेक्चर में यहाँ पे या लेक्चर 00 जरूर देखिएगा। उस लेक्चर में मैंने पूरा कंप्लीट बताया हुआ है कि आपको मिशन संभव के अपडेटेड चार्ट्स और बाकी सारा मटेरियल कहाँ से मिलेगा और किस तरह से आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको हमारे वेबसाइट पे सब्सक्राइब करना है। आपका लॉगिन क्रिएट करना है और मटेरियल कंटेंट में आपको वहाँ मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम लिंक जो आपके लॉगिन में दी गई है, सब्सक्राइब करने के बाद वो जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि आप मेरे साथ उसी टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 03। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने कल जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई जो ये चैप्टर रिकॉर्ड किया था, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसमें साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है, ये टेक्निकल इशू आ रहा है। तो वो लेक्चर मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिगार्डिंग टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसलिए वो लेक्चर जैसे ही मुझे स्पेस मिल जाता है आज मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। आज के सेशन में हम क्या ले लेते हैं, ये आज के सेशन में हम टाइम ऑफ सप्लाई जो है ये कवर कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पहले हम कवर करेंगे, और उसके बाद में मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है लेक्चर 03B वैल्यू ऑफ सप्लाई बाद में प्रोवाइड करता हूँ। जैसे आज मुझे टाइम मिल जाता है मैं आपके लिए स्पेशली रिकॉर्ड कर लूँगा और पूरा अच्छे से दूंगा। हाँ ठीक है, मेरी मेहनत डबल हो रही है, पर दोस्तों रिवीजन डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। तब तक जो है आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल दी है, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। और टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन वो मैं आज रात तक अपडेट कर दूंगा, वो भी आपने देख लेना है। दोस्तों वैसे तो मिशन संभव का जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है वैसे ही चलेगा, लेकिन हो सकता है कि इधर 1-2 दिन इधर उधर हो जाए, इसलिए शेड्यूल रोज ट्रैक रखना, जिसकी मैंने लिंक दी है। अगर आप लिंक सेव करके रखो तो आपको डेली बेसिस पे ट्रैक मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें 1-2 दिन इधर उधर हो जाए, ऐसी कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से, या कभी हो सकता है मेरा पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, तो उसके वजह से अगर शेड्यूल थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो आप ट्रैक जरूर रखिएगा, क्योंकि ये मिशन संभव आपके लिए है, मैं हेल्प कर रहा हूं इस बार 80 पार के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का चार्ट जो है आपको यहाँ पे मिल गया होगा। हाँ, और एक बात बता दूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चार्ट जो आपके लॉगिन में आया है उसको भी थोड़ा चेंज करना है, वहाँ कुछ अपडेशंस हुए हैं। तो आपके लॉगिन में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का चार्ट होगा, वो चार्ट पे स्पेशली सेक्शन 15(5) में रूल 31A वैल्यू ऑफ सप्लाई में, रूल 31A 31B जो ऐड हुआ, 31C जो ऐड हुआ है इन वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ट, तो वो वहाँ वो वाला पार्ट मैंने चेंज किया हुआ है। तो वो अपडेटेड चार्ट मैं कल शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ अगर आपको सेक्शन 15(5) में 31A 31B और 31C ये तीनों सेक्शन दिखते हैं, मतलब आपका चार्ट कंप्लीटली अपडेटेड चार्ट है, ये समझना। जो मैं कल उसको प्रॉपरली फिर से अपडेट करके यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि बेटा आज जो है यहाँ पे आज पॉसिबल नहीं है थोड़ा उसको आपको अपडेट करना, तो मैं कल शाम तक उसको अपडेट करके दे दूंगा सेशन के पहले। तो थोड़ा वो आपको फिर से ले लेना है, तो आपको थोड़ी इनकन्वीनियंस है, पर बेटा हमारा, आपका और मेरा ऑब्जेक्ट इस मिशन संभव का बस यही है कि हमें साथ में मिलकर 80 पार कोशिश पूरी करना है। ठीक है, तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। चलिए, तो दोस्तों अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में यहाँ पे आज हम टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे, और इस चैप्टर में ये लेक्चर 03 है, और इस चैप्टर में जो है यहाँ पे पहले हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन 31 इनवॉइस की प्रोविजन, 12 और 13। तो ये जो सेक्शन 12 और 13 है ये तो जनरल सेक्शन है टाइम ऑफ सप्लाई के। फिर हमें थोड़ा फाइनल लेवल पे जो एडवांस लेवल पे पढ़ना है वो सेक्शन 14 कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उसमें टीओएस कैसे फिक्स होता है। तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो सेक्शन 14 और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का ये जो टेबल है जिसमें टीओएस कैसे फिक्स होता है, इसमें कोई भी इस बार चेंजेस नहीं है। तो मैं थोड़ा आपको पहले सेक्शन 12 और 13 जो है यहाँ पे डिटेल में लेना चाहूँगा। तो सेक्शन 12 और 13 यहाँ स्पेशली जो है हम
एक पहले एक पेज पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आऊँगा सेक्शन 14 और ये जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो जहाँ मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। तो इस तरह से ये सेशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये रिवीजन अच्छे लग रहे हैं, जो मैं आपके लिए स्पेशली मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट इस बार आईडीटी में 80 पार हो और आपको इसका बेनिफिट हो रहा होगा, तो जो है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपकी कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते रहेगी। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, अब जो मैंने आपको क्वेश्चनर का शेड्यूल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चनर की प्लेलिस्ट दी है। वो प्लेलिस्ट से आपको क्वेश्चनर, जिस दिन मैंने जो डेट को आपको कहा कि क्वेश्चनर को प्रैक्टिस करना है, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको क्वेश्चनर डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज में अपलोड कर रहा हूँ, वो चैप्टर्स लेने हैं और आपको कंप्लीट करना है। अगर इस तरह से हम दोनों साथ में प्लान और शेड्यूल बनाते रहे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और फिर से कहते हैं हम अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जहाँ तक है, यस, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 3 इवेंट बहुत ज़रूरी। और पहला इवेंट आपका टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। दूसरा इवेंट आपका रिसिप्ट, रिसिप्ट। और सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो रिमूवल, रिमूवल। और जिसको हम लास्ट डेट भी कहते हैं, जिसको हम लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस भी कहते हैं, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। और सर्विस होगा तो वो सिचुएशन में कंप्लीशन, वो सिचुएशन में कंप्लीशन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, यहाँ पे अब देखो, लाइव हूँ बेटा, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव हूँ। ठीक है, तो टैक्स इनवॉइस जो है यहाँ पे, ये टैक्स इनवॉइस की अगर हम बात करें, तो सप्लाई गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, ये समझ लो। सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपका इनवॉइस इश्यू होता है, और वो है अगर गुड्स में मूवमेंट है, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो आपने इनवॉइस इशू करना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, रिमूवल फॉर सप्लाई। ठीक है, तो अगर गुड्स में मूवमेंट है तो आप पहले भी दे सकते हो या एट द टाइम ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई। अगर इन टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन गुड्स में मूवमेंट नहीं है, अगर नो मूवमेंट है गुड्स में, तो आप इनवॉइस दे सकते हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, आप इनवॉइस दे सकते हो। ये तो हमने टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन। अभी तक हमने टीओएस नहीं स्टार्ट किया। ये जो प्रोविजन देखा हमने टैक्स इनवॉइस का देखा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज से। सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड ध्यान से सुनिएगा, इनवॉइस कब देना चाहिए? तो वो कहते हैं कि इनवॉइस जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई वहां से 30 डेज में। मतलब आप इनवॉइस पहले भी दे सकते हो, आप इनवॉइस पहले भी दे सकते हो, आप ड्यूरिंग भी दे सकते हो, बाद में दे सकते हो, विद इन 30 डेज। 30 डेज तक इनवॉइस दे देना चाहिए। और बैंकिंग और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो वो सिचुएशन में आप जो इनवॉइस 45 डेज में दो। ओके, क्या आप 30 डेज के बाद इनवॉइस दे सकते हो? क्या 30 डेज के बाद इनवॉइस दे सकते हो, फिर उसको लेट फी लग जाती है। तो ये थी टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन। दूसरा, रिसिप्ट जो है 2 टाइप की होती है। अब हमने टैक्स इनवॉइस के बारे में देख लिया। रिसिप्ट 2 टाइप की होती है। ओके, अगर हम रिसिप्ट की बात करें, तो आपको पैसा जो मिलता है, पैसा एक जो पैसा मिलता है वो आपको समझ लो यहाँ पे, अ, ये समझ लो बैंक है और ये आपका कस्टमर है। ओके, एक पैसा मिलता है कि आपको चेक आ गया, कैश आ गई, चेक आ गया और फिर आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो ये जो है, इसमें पहले बुक एंट्री हो जाती है, इसमें पहले बुक एंट्री हो जाती है क्योंकि चेक मिल गया, एंड देयर आफ्टर क्रेडिटेड टू बैंक, क्रेडिटेड टू बैंक, ये सेकेंड इवेंट होता है। तो रिसिप्ट कब मानना?
तो वो कहते हैं कि अगर आपकी बुक एंट्री पहले हो गई तो बुक एंट्री या क्रेडिट टू बैंक विच एवर इज अर्लियर। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी होता है कि समझ लो बैंक है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट चले गया, बैंक में पहले आ गया, आपके बैंक में पहले आ गया, और बाद में आपने बुक एंट्री की, बाद में आपके ऑनलाइन पेमेंट के केस में बाद में आपने बुक एंट्री की। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक में पहले आ गया, बुक एंट्री बैंक विच एवर इज अर्लियर, मतलब क्या, बुक एंट्री और बैंक विच एवर इज अर्लियर। इस तरह से रिसिप्ट की ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके बेसिस पे हम अब टीओएस फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है इनवॉइस। इनवॉइस अगर गुड्स का है, अगर आपका यहाँ पे एसओजी चार्ट में लिख देना सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो आपका इनवॉइस रिमूवल फॉर सप्लाई अगर मूवमेंट होगी, या डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल अगर मूवमेंट नहीं होगी। तो ऑन और बिफोर, मतलब बिफोर और एट द टाइम आपने इनवॉइस दे देना चाहिए। उसके बाद में इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द सर्विस, सर्विस के केस में 30 डेज में और मैक्सिमम 45 डेज में इनवॉइस चले जाना चाहिए। चलो सर, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, ये चैप्टर में इतना ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद में एसोसिएट एंटरप्राइजेस बाद में देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। ये चैप्टर को ज़्यादा रेगुलर बुक से टाइम मत देना, इतना पढ़ लो और फटाफट क्वेश्चन है ये टेबल सामने रखो और क्वेश्चन है सॉल्व करो। तो अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब आप पेमेंट कब करोगे। ध्यान रहे, ओके, मैं आपको ये कह देता हूँ कि आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे नॉर्मली नॉर्मली लाइबिलिटी सप्लायर पे आती है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कब दिया जाएगा, जीएसटीएन पोर्टल पे। तो नॉर्मली लाइबिलिटी सप्लायर की आती है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, पर कुछ केस में अगर आपको याद होगा तो आरसीएम लगता है, और आरसीएम लगता है, और वो केस में रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आती है। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा और टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में क्या होगा, ये आपको जानना जरूरी है। तो पहले सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ पे ओके देखो क्या, अर्लियर ऑफ, ओके फॉरवर्ड चार्ज है और सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ, मतलब आपका गुड्स के केस में इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इक्वल्स टू, वहां लिख सकते हो दैट इज डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई, डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई। ओके, मतलब क्या कि वो इनवॉइस बेसिस पे फिक्स होगा। अगर इनवॉइस आपने लेट दिया तो फिर लास्ट डेट यानी डेट ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई होगा। अगर नोटिफिकेशन 66/2017 पढ़ते हो तो टीओएस ऑफ गुड्स इज नॉट ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट और एडवांस फ्रॉम द सप्लायर। ओके, तो रिसिप्ट और एडवांस पे टीओएस नहीं आएगा अदर देन कंपोजिशन डीलर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार की अमेंडमेंट है, सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अमेंडमेंट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर आपको यहाँ पे अमेंडमेंट लेक्चर्स जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अमेंडमेंट लेक्चर्स जरूर देखिएगा। अगर लिंक नहीं मिलती है डिस्क्रिप्शन में तो मैं अपडेट कर दूंगा, ओके डिस्क्रिप्शन में, पर वो जरूर देखिएगा और जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटी पे देख लो। ओके, आज के लेक्चर के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। डन। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा। तो वो केस में अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कहाँ से आ गया बेटा, बताता हूँ। गुड्स की डेफिनेशन कहती है कि भाई गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। अगर आपके एक्शनेबल क्लेम्स हो गए तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। फिर शेड्यूल 3 कहता है कि एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा। शेड्यूल 3, ओके, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, और नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई में क्या, तो इसमें आएगा शेड्यूल 3, सॉरी, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं बोला जाएगा। अगर आपको याद होगा तो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ फटाफट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं बोला जाएगा, पर उसमें अभी एक अमेंडमेंट हुई और वो कहा अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एक नया वर्ड लाया गया, ये मैंने अमेंडमेंट में भी लिया हुआ है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ओके, एक ही नया वर्ड लाया गया। ओके, और ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है, ओके, उस पर जीएसटी आएगा। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन देखी जो हमने कल देखा। इसमें जो है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है, अगर आपको याद होगा तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, और एक इन्होंने कैसीनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग,
तो इन्होंने जो है यहाँ पे कैसीनो, ओके, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग बढ़ा दिया है, और इन 6 का नाम दे दिया गया है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और ये 6 सभी गुड्स है, ये 6 सभी गुड्स है। तो ऐसे सिचुएशन में अब वो क्या कहते हैं, देखो, नोटिफिकेशन 66/2017 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या, मतलब अगर आपको वहां लिखना है तो आप लिख सकते हो कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो वो केस में रिसीव बेसिस पे टीओएस आएगा। यानी ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो यहाँ पे टीओएस, यहाँ पे टीओएस इज अर्लियर ऑफ 1 डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, 2 लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और 3, ओके, 3 जो है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और 3 अगर हम बात करें तो डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसिप्ट। मतलब जो यहाँ पे अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो नोटिफिकेशन 66/2017 नहीं लगेगा और रिसिप्ट बेसिस पे भी जीएसटी आएगा। तो इस पे सवाल आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स देख लेना और मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये सबको समझ में आया होगा तो फटाफट 1 टाइप कीजिएगा, सबको समझ में आया होगा तो फटाफट 1 टाइप कीजिएगा, ओके, और लाइक ठोकिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुई है, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई में अगर गुड्स होगा तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं, सारे गुड्स के लिए इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ही लिया जाएगा, दैट इज डेट ऑफ रिमूवल, उसी दिन टीओएस आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, आपकी लायबिलिटी उस मंथ में आएगी। लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हो गए यानी 6 एक्शनेबल क्लेम, तो फिर तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, कौन से तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। नोटिफिकेशन 66/2017 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को अप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। चलिए, ये हमने देख लिया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स का तो हमने देख लिया, अब सर्विस का देख लेते हैं। सर्विस में क्या लिखा है उन्होंने, सर्विस में थोड़ा आपने अप्रोच बदल देना। वहां इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम मतलब 30 डेज और 45 डेज। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रेक लगा के चलना है, अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो फिर इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। हाँ, अब रिसिप्ट की 2 डेट हो सकती है, तो आपको प्रॉब्लम में 3 डेट आ सकती है, डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट की डेट बुक एंट्री या बैंक। तो आपको तीनों में से विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि इनवॉइस और रिसिप्ट की 2 डेट, तो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर आपको लेना है, ये समझा। उसके बाद में इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन टाइम, अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, ओके, मतलब 30 डेज और 45 डेज में इनवॉइस नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट नहीं रुकने वाली। गवर्नमेंट कहती है देख भाई, ओके, वैसे तो हमारा टीओएस इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, लेकिन इनवॉइस अगर तू 30 डेज में या 45 डेज में नहीं देता है तो हम रुकने वाले नहीं है। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, फिर जो कंप्लीशन की डेट है या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा, ओके। और यहाँ पे इफ टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइन इन ए और बी, द डेट ऑफ रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, ये वाला पार्ट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ओके। तो यहाँ डेट व्हेन रिसिपिएंट शोज द सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बहुत सी बार क्या हो जाता है, ये एग्जांपल मैं आपको लूंगा, एग्जांपल लो, जय सर। तो जय सर जो है यहाँ पे वी स्मार्ट को सर्विस दे रहा है, वी स्मार्ट को सर्विस दे रहा है, ओके, और यहाँ पे जय सर सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है बिलिंग वी स्मार्ट पे करते हैं और वी स्मार्ट आपको क्लासेस दे रहा है। अब जय सर के अकाउंट से अगर आप देखा जाए, समझ लो उनका कोई बैच फेब में चालू हुआ, ध्यान से सुनना, उनका कोई बैच फेब में चालू हुआ है। तो अब जय सर क्या कह रहे हैं कि सर, ओके, जो बैच फेब में चालू हो रहा है उसका पेमेंट मुझे आप ईयर होने के बाद करना, मार्च के बाद करना। क्यों? क्योंकि अगर ये साल मैंने उसका पेमेंट कर दिया, समझ लो उसका पेमेंट हो रहा है 5 लाख रुपीज, और ये साल मैंने पेमेंट कर दिया तो जय सर का उतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, और वो इस बार इनकम नहीं बताना चाहते। मैंने कहा नहीं जय, एक काम कर, तू पेमेंट ले ले, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस बताना है, मुझे यही साल पेमेंट करना है, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस बताना है, मैं एक्सपेंसेस बताऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो अब ऐसे केस में सप्लायर ऑफ द सर्विस कौन हुआ है? जय सर, और रिसिपिएंट कौन हुआ? मैं, वी स्मार्ट एकेडमी, रिसिपिएंट हुआ मैं। अब देखो सप्लायर ऑफ सर्विस जो है जय सर हुए। अब जय सर ने यहाँ पे ओके मुझे ना इनवॉइस दिया, हाँ ना, देखो मुझे इनवॉइस दिया क्या? नहीं, इनवॉइस नहीं दिया। क्या यहाँ पे, अब सुनिए, जय सर ने यहाँ पे कोई पेमेंट लिया क्या? नहीं, जय सर का रिसिप्ट भी नहीं हुआ, ओके। जय सर की सर्विस कंप्लीट हुई क्या? सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई,
क्यों नहीं हुई सर्विस कंप्लीट? क्यों? क्योंकि बैच 3 महीने का है, फरवरी मार्च अप्रैल, तो सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई। पर मैंने सर जय सर को कहा सर प्रोपोर्शनेट लो ले लो, उन्होंने कहा नहीं। अब फिर क्या हुआ, अब लॉ क्या कहता है देखो, पर मैंने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनेट 50% जितना बैच हुआ उतना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दिया, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन प्रोविजन कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया और पेबल निकाल लिया, और प्रोविजन मैंने 2.5 लाख कर दिया। बैच का पेमेंट था 5 लाख, 2.5 लाख पेमेंट कर दिया, और इसकी एंट्री जय सर ने कुछ किया ही नहीं, ना इनवॉइस दिया, ना रिसिप्ट दिया, ना कंप्लीशन है। क्योंकि अगर तीनों में से कुछ हो जाए तो टीओएस फिक्स हो जाता है। इनवॉइस दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट हो गया तो रिसिप्ट, या कंप्लीशन हो गया तो कंप्लीशन। तो क्लॉज ए और बी में तीनों में से कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर सप्लायर ने तीनों में से कुछ भी नहीं किया होगा पर उसके रिसिपिएंट ने shows the receipt of the service in his books of account, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने उसकी सर्विस रिसीव बता दिया, पार्टली बता दिया भाई, पार्टली सर्विस हुई, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बता दिया। तो ऐसे केस में अगर जय सर ने कुछ भी नहीं बताया होगा पर उसके रिसिपिएंट ने बता दिया होगा तो जय सर का टीओएस आ जाएगा। तो जय सर का टीओएस जिस दिन रिसिपिएंट ने बताया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, समझ लो मैंने 31 मार्च को एंट्री पास कर दी प्रोविजन की, तो उस दिन सप्लायर का टीओएस आ जाएगा। तो यस, बी कॉन्शियस, सप्लायर को भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि उसके रिसिपिएंट ने एंट्री ना की हो। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि ए और बी नहीं डिटरमाइन हुआ लेकिन रिसिपिएंट ने सर्विस शो कर दी तो सप्लायर का टीओएस आ जाएगा। समझा होगा तो फटाफट 2 टाइप करो और ठोको लाइक। ओके, तो ये देखा हमने जहां तक है सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके, गुड्स के केस में और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। ये तो था बेटा फॉरवर्ड चार्ज। इसके बाद में बात करते हैं रिवर्स चार्ज या आपका इनवर्ट सप्लाई, जो रिवर्स चार्ज ऑन करना, ऑन इनवर्ट सप्लाई। रिवर्स चार्ज के केस में अगर आपकी लायबिलिटी आती है तो यहां क्या होगा, रिवर्स चार्ज के केस में ध्यान से समझ लो, अगर आपकी लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज के केस में, ध्यान से सुनो, तो टीओएस इज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। हाँ, रिवर्स चार्ज के केस में देखना, टीओएस इज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस whichever is earlier। अब थोड़ा ये पॉइंट को समझ लो। और पेमेंट की 2 डेट्स, पेमेंट की 2 डेट्स, डेबिटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बुक एंट्री, ये लर्न करके जाना, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। आइदर गुड्स का रिवर्स चार्ज या सर्विस का रिवर्स चार्ज, वो पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, गुड्स या सर्विस का, या बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक डेबिट। अब समझ लो, शायद आपको याद आएगा नहीं आएगा पर मैं बता देता हूँ। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज कहाँ आता है? गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज आता है सेक्शन 9(3) में कैशू नट्स। अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, और दूसरा मैं आपको ये कह दूं, सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है और रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है, तो और कैशू नट्स हो गए, तो इसका टैक्स यहाँ पे आरसीएम में, गुड्स खरीदा आरसीएम में रिसिपिएंट को देना पड़ता है। या फिर 9(4) के रिवर्स चार्ज में सीमेंट खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, वॉट एवर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो गुड्स का रिवर्स चार्ज आता है। कुछ याद आ रहा है आपको? ओके, कुछ याद आ रहा है आपको? चलो, तो ऐसे सिचुएशन में गुड्स का अगर रिवर्स चार्ज होगा, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स का अगर रिवर्स चार्ज होगा तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट कब पे करेगा टैक्स गवर्नमेंट को, उसका टीओएस कब आएगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन कैश्यू नट्स रिसीव हुआ। सेकंड, डेट ऑफ पेमेंट, मतलब बुक एंट्री या बैंक डेबिट हुआ, या 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, मतलब सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस दिया वहां से 31st डे, विचएवर इज अर्लियर। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बिल्कुल लर्न करके चले जाओ, ये 4 डेट लिखनी और जो अर्लियर आया वो टीओएस, क्या लिखना, लर्न करो। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट में बुक एंट्री या डेबिट टू बैंक्स, या और जिस दिन सप्लायर का इनवॉइस है वहां से 31st डे, विचएवर इज अर्लियर। ओके, इन चारों में से जो भी अर्लियर होगा, ओके, यहां पे ओके, चारों में से विचएवर इज अर्लियर होगा तो वो यहां पे जहां तक देखा जाए आपका यूएस माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट नोट, इफ ए बी एंड सी इज नॉट पॉसिबल देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वो लिया जाएगा। मतलब समझ लो
कि यहाँ पे रिसिपिएंट ने जिस दिन प्रोविजन कर दिया, प्रोविजंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ ये पॉइंट समझ लो, प्रोविजन यानी क्या, मतलब समझ लो गुड्स रिसीव नहीं हुआ, हमने पेमेंट भी नहीं किया और सप्लायर ने इनवॉइस भी नहीं दिया, पर 31 मार्च को हमने प्रोविजन कर दिया क्योंकि एग्रीमेंट था। ओके 31 मार्च को प्रोविजन कर दिया, तो अगर आपने बुक्स में उसकी लायबिलिटी की प्रोविजन कर दी होगी तो वो फिर डेट ऑफ टीओएस माना जाएगा। ठीक है, ये तो रिवर चार्ज में टीओएस था। उसके बाद में रिवर चार्ज में सर्विस है, समझ लो आपने जीटीए सर्विस ली, लॉयर की सर्विस ली, सुनिए आपने जीटीए सर्विस ली, लॉयर की सर्विस ली, या आपने स्पॉन्सरशिप सर्विस ली, ओके जो भी रिवर चार्ज में सर्विस होगी, तो यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट की दो डेट्स, कौन सा, बुक एंट्री, जिस दिन बुक में एंट्री करोगे, या डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक, ओके डेट ऑफ पेमेंट, और 61th डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। हाँ सर्विस के केस में 61th डे लेना है आपको फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, ओके दोनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा वो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। अब थोड़ा दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ओके यहाँ पे आपको केयरफुली ध्यान देना है, और वो क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे, हाँ सर्विस के केस में जैसे गुड्स के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स दिया है, सर्विस के केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस वगैरह नहीं दिया, यहाँ दो ही है, डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की दो डेट्स, या 61th डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, इसमें से लेना है। और अगर ए और बी पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन कर दिया, ओके समझ लो आपने पेमेंट नहीं किया होगा जीटीए का, आपने ओके जीटीए का इनवॉइस भी नहीं आया होगा, ओके और आपको इनवॉइस भी नहीं आया होगा, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, ओके आई रिपीट, वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन किया वो डेट आपने ले लेना है। तो चलिए ये प्रोविजन वाला तो ओके यहाँ पे जो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन किया, अगर कोई एंट्री नहीं होती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लर्न कर लेना है ये चार डेट्स, गुड्स का होगा तो चार डेट और उसमें 31st डे लेना है, और सर्विस का होगा तो 61th डे लेना है। ठीक है चलिए, तो ये हुआ यहाँ पे जहां तक देखा जाए आरसीएम, ओके आरसीएम में गुड्स का और सर्विस का टीओएस कैसे फिक्स होगा। नाउ पेमेंट अप टू ₹1,000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस, अब ये समझ लो पेमेंट अप टू ₹1,000 इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस यानी क्या, समझ लो वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया और मैं, ठीक है यहाँ पे विशाल भट्टड़, वोडाफोन आइडिया ने मुझे इनवॉइस भेजा मेरे बिल का, और इनवॉइस भेजा जिसकी वैल्यू 1453 थी, और उसके ऊपर जीएसटी लगा के वाट एवर जीएसटी, जीएसटी एट द रेट 18% लगा के इनवॉइस दे दिया, 1453 इंटू 18%, तो यहाँ पे 261 रुपीज़ मुझे यहाँ पे जीएसटी लगाया, तो 1453 प्लस 261 यहाँ, तो वो 1717 का बिल मुझे दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इनवॉइस मुझे दिया गया, मैंने वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे लमसम पेमेंट कर दिया, और मैंने पेमेंट कर दिया 2000 रुपीज़ 2000 का मैंने पेमेंट कर दिया लमसम। अब वोडाफोन आइडिया ने तो 2000 मांगा ही नहीं था, उन्होंने मांगा था 1717, ठीक है, और मैंने लमसम 2000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया, ओके 2000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब वोडाफोन आइडिया के बुक में अगर -2000 करो तो 283 रुपीज़ एडवांस आ गए। अब वो अपने बुक्स में क्या बताएगा कि भाई एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिला मतलब एडवांस मिला। वोडाफोन आइडिया क्या करेगा, जब उसका सेकंड इनवॉइस इशू करेगा, जब उसका सेकंड इनवॉइस इशू करेगा तो सेकंड इनवॉइस में मैं ये एडजस्ट करके दे देगा कि ठीक है, बड़ा कंपनी ऐसा करती है कि भाई ठीक है एक्स्ट्रा आया कोई बात नहीं, सेकंड इनवॉइस में एडजस्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली सर्विस के केस में, आई रिपीट स्पेशली सर्विस के केस में प्रॉब्लम क्या है, सर्विस के केस में ये प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे कि अगर आपको एडवांस मिलता है तो एडवांस पे टीओएस आ जाता है, तो ये 283 रुपीज़ पे टीओएस आ जाएगा, फिर वो बाद में एडजस्ट भी होगा। ये कैलकुलेशन करने में सप्लायर को दिक्कत जाती है, इसलिए, और स्पेशली सर्विस में एडवांस बेसिस पे तो आता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक रियायत दी सप्लायर को, अगर किसी को ऐसा एडवांस आया, सुनना, अगर किसी को ऐसा एडवांस आया जो इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस है, मांगा नहीं गया, मांगा नहीं गया, इनवॉइस हमने दिया था, सामने वाले ने हमें एक्स्ट्रा दे दिया, उस टाइप का एडवांस है, इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस है, और वो अप टू 1000 होगा, वो अप टू कितना 1000 होगा, यानी 1000 या 1000 के नीचे होगा, यहाँ 283 है, तो उसका टीओएस
एडवांस पे ना क्रिएट करते हुए उसका जीएसटी जब सेकंड इनवॉइस में एडजस्ट होगा तो तब भी टीओएस क्रिएट किया तो भी चलेगा। मतलब एडवांस मिला तब न क्रिएट करते हुए जब उसका ओके सेकंड इनवॉइस में एडजस्ट होगा, ओके एडजस्टमेंट के टाइम तुमने उसका जीएसटी दिया तो भी चलेगा, पर यह अमाउंट 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यह अमाउंट 1000 से ज्यादा होगी, अगर ये अमाउंट 1000 से ज्यादा होगी तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो फिर एडवांस पे क्रिएट करना, समझ लो ये 2830 होता, 2830 एक्स्ट्रा होता तो फिर एडवांस पे ही आता। सिर्फ अप टू 1000 पर इनवॉइस, आई रिपीट अप टू 1000 पर इनवॉइस उन्होंने ये बेनिफिट दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे समझ लो, ऐसे सिचुएशन में चलो यहाँ पे समझ लो वो क्या कहते हैं देखो, टीओएस एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, अगर सप्लायर चाहे तो वो जो अप टू 1000 मिला, डेट ऑफ इश्यू ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस इन विच पेमेंट इज एडजस्टेड, उसमें भी अगर एडजस्ट किया तो भी चलेगा। ये तो था रिगार्डिंग टू अगर एक्सेस अमाउंट मिला अप टू 1000 तो उसके लिए हम टीओएस कैसे फिक्स करेंगे। फिर बात करते हैं बेटा वाउचर्स की। वाउचर्स ओके मतलब वो वाउचर्स जिसके अगेंस्ट में गुड्स और सर्विस देने का वादा किया हो, मतलब ऐसे वाउचर्स जो कैश डिस्काउंट नहीं है, वाउचर्स जिसमें ओके सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस देने का वादा किया हो, वादा किया हो, मतलब आपको लॉन्च के वाउचर मिल गए, आपको ओके स्पोर्ट्स कहीं पे क्लब के वाउचर मिल गए जिसमें सर्विस देने का वादा किया हो, फूड के वाउचर मिल गए, फूड देने का वादा किया हो, ओके शॉपर स्टॉप वाले ने कोई गुड्स के वाउचर दे दिए, ऐसे वाउचर जहां गुड्स और सर्विस देने का एग्री किया हो और वो वाउचर्स अगर इश्यू होते हैं तो उस पर भी जीएसटी आता है, वो वाउचर्स अगर इश्यू होते हैं तो उस पर भी जीएसटी आता है। तो अब लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर वाउचर में सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, अगर जो वाउचर दिया गया उसमें सप्लाई क्लियरली आइडेंटिफाइबल है, समझ लो आप शॉपर स्टॉप में जा रहे हो और वो आपको एक वाउचर दे रहे हैं जिसमें आपको क्लियर कहा है कि आप शर्ट ले सकते हो अप टू 1000, शर्ट ले सकते हो ओनली अप टू 1000, ओके या फूड वाउचर होगा तो ये फूड पिज्जा आप ले सकते हो। तो अगर वो वाउचर क्लियरली आइडेंटिफाइबल है कि उसमें क्या मिलने वाला है तो उसका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर पे आएगा। यानी शॉपर स्टॉप वाला जिस दिन आपको वाउचर देगा कि इसमें ये आपको वाउचर मिला, इसमें आपको स्पेसिफिक शर्ट मिलेगा, तो अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो आपका टीओएस जिस दिन शॉपर स्टॉप वाला वाउचर देगा उसी दिन आपका टीओएस आएगा। ओके और ये वाउचर में जो गुड्स का वादा किया जा रहा है वो उसकी वैल्यू होती है एज पर रूल 32, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड अगर शर्ट का वादा किया गया तो शर्ट की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू लिया जाएगा, शर्ट अप टू 1000 होगा तो वो वाउचर की वैल्यू 1000 ली जाएगी। आपको तो अभी टीओएस याद रखना है, टीओएस जो है डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर वो लिया जाएगा। इन अदर केस मतलब वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल, ओके वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है समझ लो। तो अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर लिया जाएगा। आई रिपीट डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर यहाँ पे कंसीडर होगा। मतलब रिडम्पशन ऑफ वाउचर यानी क्या, समझ लो मैं आपको एक वाउचर दे रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि अप टू 1000 आप कुछ भी ले सकते हो मेरे शॉप से, आपने अच्छी खरीदी की, चलो ये वाउचर लो। ऐसा वाउचर जो कैश डिस्काउंट नहीं है, ऐसा वाउचर जिसमें मैंने गुड्स या सर्विस देने का वादा किया हो तो उस पर जीएसटी आता है। अब मैंने आपको वाउचर दिया और आपको कहा कि आप अप टू 1000 मेरे शॉप से कुछ भी ले सकते हो जो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो फिर उसका जीएसटी जिस दिन वाउचर दे रहा हूं उस दिन नहीं आएगा, उसका जीएसटी जब कस्टमर उसको रिडीम करने आएगा, क्योंकि मैं कुछ भी देने का वादा कर रहा हूं, तो जब वो रिडीम करने आएगा तो उस दिन उसका टीओएस आएगा। तो चलिए अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर होगा और वाउचर नॉट आइडेंटिफाइबल है तो यहाँ पे डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर लिया जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू वाउचर्स के केस में कि टीओएस कैसे फिक्स होगा। उसके बाद में रेसिडुअल केसेस। अब रेसिडुअल केसेस में वो क्या कहते हैं देखो, सेक्शन 12(5) एंड 13(5) टीओएस कैन नॉट बी डिटरमाइन इन एनी ऑफ द अबव सेक्शन। मतलब अगर ऊपर दिए गए सेक्शन में टीओएस नहीं फिक्स हो रहा है, मतलब ऐसा क्रॉनिकल टैक्स इवाइडर है, ओके भाई वो ना पूरा पूरा टैक्स इवाइडर है और वो जो है टैक्स छुपाता है, ना इनवॉइस इशू करता है, ना ओके रिमूवल बताता है, रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करता है, या सर्विस का है कि कोई इनवॉइस नहीं, कोई कंप्लीशन नहीं, कोई यहाँ पे रिसिप्ट नहीं, ओके सब कच्चे में धंधा करता है, कच्चे मतलब ओके यहाँ पे ब्लैक धंधा करता है और वो पकड़े गया तो उसका टीओएस कैसे निकालोगे, क्योंकि ऊपर दिए गए प्रोविजन से टीओएस फिक्स ही नहीं होता है। तो इन केस अगर वो पीरियोडिकल रिटर्न
के प्रोविजन में आता है, मतलब उसने रिटर्न देना चाहिए, तो डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड, मतलब ओके सॉरी ड्यू डेट ऑन विच, ऐसा करो ड्यू डेट, ओके यहाँ करेक्शन कर लेना, ड्यू डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, जिस दिन उसकी रिटर्न की ड्यू डेट आएगी, ओके वो ड्यू डेट उसका टीओएस का डेट माना जाएगा। और इन अदर केसेस समझ लो रिटर्न की प्रोविजन में नहीं आता है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वो माना जाएगा। चलिए उसके बाद में इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, डिले क्या पढ़ाया था, इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, ओके इंटरेस्ट एक होता है लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट का, और दूसरा होता है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होता है, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होता है। अगर लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट का होगा तो ये इंटरेस्ट है तो सर्विस, है तो सर्विस बट एग्जम्प्ट है, और अनलेस क्रेडिट कार्ड का होगा तो सारे इंटरेस्ट, अगर आपको आपने किसी को लोन दिया होगा उसका इंटरेस्ट मिला होगा, आपने एडवांसेस दिए होंगे उसका इंटरेस्ट मिला होगा, या आपने डिपॉजिट्स दिए होंगे और उसका इंटरेस्ट मिला होगा, तो वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। पर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा तो ये बेटा वैल्यू में ऐड होता है। अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 15(2)(d) में ओके इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो वैल्यू में ऐड किया जाता है। देन अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का टीओएस कब आएगा, वैल्यू में ऐड होगा, पर इसकी जीएसटी लायबिलिटी कब आएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है कि डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू, जो मंथ में इंटरेस्ट मिला, जो मंथ में लेट फी मिली, जो मंथ में पेनल्टी मिली, उस मंथ में वो ऐड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पे ओके टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन जो है हमने सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में देखी। सेक्शन 12 और 13 में ओके पहले फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज जो है वो गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है, लेकिन जो है बाकी वाउचर्स, रेसिडुअल केस और इंटरेस्ट की बात करें या 1000 वाली बात करें तो दोनों के लिए सेम प्रोविजन है। इस बार की अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, यानी कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, समझ लो मेरा ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप है और उस पर आपने अगर पहले पैसा, जैसे बहुत सी ऐप पैसा आपसे पहले लेती है, तो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग में पहले आपसे पैसा लिया जा रहा है तो उसका टैक्स रिसिप बेसिस पे आएगा, क्यों ना इनवॉइस बाद में हो। एडवांस में मिला तो एडवांस में उसका टैक्स आएगा। लॉटरी होगी, ऑनलाइन मनी गेमिंग होगा, कैसीनो होगा, कैसीनो में पहले आपसे पैसा लेके फिर आपको कूपन देते हैं, तो जैसे ही एडवांस में पैसा आ गया उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमने देखा। अब देखेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मतलब एंटरप्राइजेस जो रिलेटेड है, एसोसिएटेड है एज पर सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एग्जाम्पल होल्डिंग सब्सिडी एक्सेट्रा। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का टीओएस कैसे फिक्स होगा, जैसे अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जहां सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है और रिसिपिएंट इंडिया में है और सर्विस बाहर से इंडिया आ रही है, यानी सर्विस इंपोर्ट सर्विस है, ओके इंपोर्ट सर्विस है, और दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, अगर इंपोर्ट सर्विस होगा तो रिवर चार्ज लगता है और आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है, ओके यहाँ पे गवर्नमेंट को जीएसटीएन पोर्टल पे आरसीएम में टैक्स देना पड़ता है। अब आरसीएम में अगर सर्विस आती है तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आरसीएम में अगर सर्विस आती है तो आपका टीओएस कैसे आता है, तो बताओ आरसीएम में सर्विस आएगी तो आपका टीओएस कैसे आएगा, ओके टीओएस कैसे आएगा, तो आपका टीओएस आएगा, ओके हमने क्या देखा था, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, और दूसरा 61th डे फ्रॉम सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर का जो इनवॉइस होगा वहां से 61 डे। तो डेट ऑफ पेमेंट में दो डेट, कौन सी दो डेट, बुक एंट्री है डेबिट टू बैंक। लेकिन दोस्तों जहां तक देखा जाए तो बुक एंट्री यहां पे, लेकिन अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से इंपोर्ट होता है तो यहाँ 61 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से देखा जाए तो 61 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होगी and supplier of service is located outside India, the time of supply shall be date of entry in the books of account or date of payment whichever is earlier। तो फिर वो केस में जो सर्विस हमने इंपोर्ट की, ओके उसकी एंट्री कब की, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट
मतलब जो सर्विस हमने इंपोर्ट की उसकी एंट्री कब की या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो अप्लीकेबल होगा। द क्राइटेरिया ऑफ 61 डेज इज नॉट अप्लीकेबल। यहां लिख सकते हो द क्राइटेरिया ऑफ 61th डे इज नॉट अप्लीकेबल, आपको वो अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके तो चलिए ये प्रोविजंस हमने यहाँ पे सेक्शन 12 और सेक्शन 13 की ओके स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोविजंस हमने देखी है। ओके चलिए दोस्तों, तो ये आपने देखा सेक्शन 12 और 13 जो हमने कंप्लीट किया टाइम ऑफ सप्लाई का। अब थोड़ा डिस्कशन एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं और सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के केस में यहाँ पे टीओएस कैसे फिक्स होगा। ओके और दूसरी बात यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के केस में टीओएस कैसे फिक्स होगा। और सेकेंड केस में मैं आपको ये कह दूँ कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के केस में टीओएस कैसे फिक्स करना चाहिए, थोड़ा एडवांस लेवल पर डिस्कशन करते हैं। जो मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग जो है एडवांस लेवल बहुत अच्छे से मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो अब के बाद में हम ओके उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ एक बात समझ लो कि नोटिफिकेशन 66/2017 ये सेक्शन 14 को भी एप्लीकेबल है, मतलब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स को भी एप्लीकेबल है। यानी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मैं पहले ही बता दूं आपको आगे की डिस्कशन के पहले, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों ना सेक्शन 14 हो, अगर आप सेक्शन 14 में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स फिक्स कर रहे हो तो वो इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस के बेस पे ही फिक्स होगा, वो रिसिप्ट बेसिस पे फिक्स नहीं होगा। यानी 14 में भी आपका जो रेट है उस दिन का ही लिया जाएगा जो इनवॉइस का डेट है या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस लिया जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ये ऐसा गुड्स आ चुका है जिसका यहाँ पे टीओएस रिसिप्ट बेसिस पे फिक्स होगा, मतलब इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि इसको नोटिफिकेशन 66/2017 एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केस में समझ लो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, पैसा पहले आ रहा है, कैसीनो पैसा पहले आ रहा है, तो इनवॉइस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर उसके बेस पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का टीओएस फिक्स होगा। तो फिर अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में सेक्शन 14 लग रहा है तो फिर सेक्शन 14 तो बेटा फिर जैसा है वैसा ही लगेगा। मतलब अगर आपका ओके सप्लाई पहले है तो इनवॉइस और रिसीव विच इज लेटर, और सप्लाई बाद में सॉरी विच इज अर्लियर और सप्लाई बाद में है तो फिर इनवॉइस और रिसीव विच इज लेटर, और दोनों पहले तो विच इज अर्लियर, जो प्रिंसिपल हम आगे देखने वाला है। ओके तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के लिए सेक्शन 14 दो ही इस पे चलता है, इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, रिसिप्ट बेसिस पे नहीं चलेगा। लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए जैसा अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तो उसके लिए गुड्स की अगर बात करें तो वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे नॉर्मल जैसी प्रोविजन है वैसी चलेगी। दूसरा सर्विस के लिए तो बेटा जो अब मैं सेक्शन 14 आपको पढ़ाने वाला हूँ वो 14 जो है नॉर्मली जैसे ओके आप टीओएस फिक्स करोगे इस तरह से ही जैसे मैं अभी पढ़ाऊंगा उस तरह से ही फिक्स होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब एडवांस लेवल का डिस्कशन सेक्शन 14 और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। चलो समझाओ तो जो बोलिए यस सर। चलिए तो ये हमने सेक्शन 12 और 13 कंप्लीट कर लिया है। ओके और आपको ये पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया तो आपको क्या करना है आपको पता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बहुत ही इजी है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बहुत इजी है। सिचुएशन को पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि आपने सप्लाई चेंज इन रेट के पहले किया है या सप्लाई चेंज इन रेट के बाद किया है। अगर सप्लाई आपने चेंज इन रेट के पहले किया हो, सप्लाई आपने चेंज इन रेट के पहले किया हो तो वो सिचुएशन में यहां पे टीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा। ओके तो देखो यहां पे इसमें 3 क्लॉजेस है 1, 2 और 3। अब फर्स्ट क्लॉज में सप्लाई तो पहले चेंज इन रेट यानी पहले रेट 12% था बाद में 18% हुआ, तो सप्लाई तो पहले ही है लेकिन इनवॉइस और रिसिप्ट बाद में है। तो अगर सप्लाई पहले है और इनवॉइस और रिसिप्ट बाद में है तो विच एवर इज अर्लियर उस पर आपका टीओएस फिक्स किया जाएगा। ठीक है और आपको एक बात बता दूं सेक्शन 14 हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर सेक्शन 12 और 13। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी केस सेक्शन 14 में आती है तो आपको टीओएस सेक्शन 14 से ही फिक्स करना है और जो भी अप्लीकेबल रेट है वो रेट यहां से लेना है। ठीक है अब आप कब कहेंगे कि सेक्शन 14 का केस है, तो सेक्शन 14 का केस हम कब कहेंगे जब आपके तीनों में से कोई एक इवेंट स्कैटर्ड हो गया। अब 3 कौन से इवेंट है, सप्लाई इनवॉइस और रिसिप्ट। कम ऑन क्या, सप्लाई इनवॉइस और रिसिप्ट।
इन तीनों में से अगर आप ये पूरे डायग्राम देखते हो तो कहीं ना कहीं एक इवेंट स्कैटर्ड हो रहा है। ओके, स्कैटर्ड हो रहा है मतलब चेंज इन रेट के पहले है या चेंज इन रेट के बाद है। ओके, कभी एक उधर है तो दो इधर है, कभी दो उधर है तो एक इधर है, तो ऐसे केस में वो केस चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का कहा जाएगा। लेकिन अगर तीनों पहले है या तीनों बाद में है तो वो सिचुएशन में आपको जो टीओएस फिक्स करना है वो टीओएस यहाँ पे सेक्शन 12 और 13 के हिसाब से फिक्स करना है। जब स्कैटर्ड होता है तो ही वो चेंज इन रेट का केस कहा जाएगा। और चेंज इन रेट का अगर केस कहा जाए तो ये जो प्रिंसिपल्स दिए है उस प्रिंसिपल के हिसाब से आपको टीओएस फिक्स करना पड़ेगा। तो पहला केस की सप्लाई पहले है और इनवॉइस रिसिप्ट दोनों बाद में है, तो विचोर इज अर्लियर। अब विचोर इज अर्लियर में इनवॉइस पहले होगा तो इनवॉइस और रिसिप्ट पहले होगा तो रिसिप्ट। नाउ क्लॉज 2 कहता है कि अगर सप्लाई और इनवॉइस पहले है और रिसिप्ट बाद में है, पर नो डाउट, सॉरी, हाँ ओके, पर यहां पे सप्लाई पहले ही है पर इनवॉइस भी पहले है, तो वो सिचुएशन में इनवॉइस चेंज इन रेट के पहले, फिर इनवॉइस यहां हो या यहां हो, पर चेंज इन रेट के पहले है, तो अगेन आपको टीओएस जो फिक्स करना है वो इनवॉइस और रिसिप्ट पे करना है, सप्लाई पे नहीं। सिर्फ सप्लाई ये देखना है कि पहले या बाद में है, तो वो केस में इनवॉइस पे टीओएस फिक्स होगा। अगर सप्लाई और रिसिप्ट पहले है, ओके, सप्लाई और रिसिप्ट पहले और इनवॉइस बाद में, तो आपको रिसिप्ट बेसिस पे टीओएस फिक्स करना है। इन शॉर्ट, अगर वो सिचुएशन क्लॉज ए का है, एक कैसे याद रखना, अगर सिचुएशन 14A का है मतलब सप्लाई चेंज इन रेट के पहले होगा तो एक लाइन में खत्म कर दो, और वो एक लाइन में क्या खत्म कर दो, तो आपका टीओएस इनवॉइस और रिसिप्ट विचर इज अर्लियर पे आ जाएगा और उस दिन का जो भी जीएसटी रेट है वो लेना पड़ेगा। ओके, जीएसटी रेट है वो लेना पड़ेगा। अगर आपका सप्लाई बाद में, ध्यान सुनना, यानी चेंज इन रेट के बाद सप्लाई है पर इवेंट स्कैटर्ड है, तो अगर आपका सप्लाई बाद में है तो अगर यहां देखते हो तो यहां विचएवर इज लेटर वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब सप्लाई बाद में है, इनवॉइस पहले है, रिसिप्ट बाद में है, तो यहां प्रॉब्लम भी अगर एग्जाम में आया तो आपने ड्रॉ भी कर लेना, तो रिसिप्ट बेसिस पे। अगर रिसिप्ट पहले इनवॉइस बाद में है तो इनवॉइस यानी विचएवर इज लेटर। लेकिन अगर इनवॉइस और रिसिप्ट दोनों पहले है तो फिर विचएवर इज अर्लियर। तो इसको कैसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना कि इनवॉइस और रिसिप्ट विचएवर इज लेटर, लेकिन अगर दोनों पहले होते हैं तो विचएवर इज अर्लियर। तो याद रखने के हिसाब से मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है कैसे याद रखना, और शॉर्ट में वो भी यहां पे दिया हुआ है। अब एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, और वो कंसेप्ट क्या, अगर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और क्रेडिटेड टू बैंक, इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है, इसके बीच में चेंज इन रेट हो जाता है, मतलब बहुत सी बार क्या हो जाता है आपको बता दो, आपने कस्टमर से चेक ले लिया, बुक एंट्री कर दी, 28 को आपने बुक एंट्री कर दी पैसा लेके, और उसके बाद में फर्स्ट को चेंज इन रेट हो गया और बैंक में 5th को क्रेडिट हुआ, बैंक में 10th को क्रेडिट हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर यहां पे बुक एंट्री पहले हो गई और नेक्स्ट बैंक को क्रेडिट होने के पहले बीच में अगर चेंज इन रेट हो जाता है तो आपका रिसिप्ट का डेट बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन विचएवर इज अर्लियर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहां प्लानिंग होती है और मैंने रेगुलर क्लास में वो बहुत डिटेल में आपको बताया था। तो यहां भी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, अगर आपका बुक एंट्री पहले होता है, क्रेडिटेड टू बैंक बाद में होता है और बीच में चेंज इन रेट हो जाता है, और अब आगे देखो, क्रेडिटेड टू बैंक आफ्टर 4 वर्किंग डेज होता है, और 4 वर्किंग डेज आपको कहां से लेना है, तो 4 वर्किंग डेज आपको फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स लेना है। मतलब 1 तारीख को चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ होगा तो वहां से 4 वर्किंग डेज यानी 5th तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, ओके, 5th तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपका डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड जो माना जाएगा वो डेट ऑफ क्रेडिटेड टू बैंक माना जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि बुक एंट्री के बाद अगर चेंज इन रेट होता है तो चेंज इन रेट के 4 दिन के अंदर बैंक में रियलाइज होना चाहिए। अगर लेट कर दिया तो फिर हम बुक एंट्री के बेसिस पे नहीं मानेंगे, हम जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ तब मानेंगे। देखो एक बार फिर से ये पॉइंट ध्यान से समझ लो, अगर नॉर्मली हम डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड कब मानते हैं, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड हम तब मानते हैं जब बुक एंट्री या बैंक रियलाइजेशन विचएवर इज अर्लियर, नॉर्मली तो ऐसा ही लेंगे। इसमें भी अब थोड़ा अलग अप्रोच समझाता है, इसमें भी गवर्नमेंट क्या कहती है, बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन के बीच में अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है और अगर आप 4 दिन फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में ओके बैंक में रियलाइज कर लेते हो तो हम अभी भी बुक एंट्री और बैंक रियलाइजेशन विच इज अर्लियर यानी टीओएस बुक एंट्री पे करेंगे। लेकिन अगर आपने 4 दिन से ज्यादा लेट कर दिया
आई रिपीट, 4 दिन से ज्यादा लेट कर दिया फॉर रियलाइजेशन इन बैंक, तो फिर हम इवन दो अर्लियर बुक एंट्री हुआ होगा पर बुक एंट्री पे टीओएस नहीं मानेंगे। जिस दिन बैंक में रियलाइज हुआ उसी दिन आपका टीओएस माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। अगर समझा होगा, मजा आया होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा समझा होगा? तो आपको एक काम करना है, यस और जिन्होंने लाइक कर दिया है वो थंब बताए, ठीक है? हाँ, नहीं बेटा, रियल एस्टेट के टीओएस वगैरह आपको नहीं यहाँ पे लर्न करना है, रियल एस्टेट का कोई भी पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, अब उसके बाद में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब क्या? तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो जिसमें कंटिन्यूअस है, रिकरेंट बेसिस पे है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूअस और रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई कर रहे हो। आप हो सकता है वायर, केबल, पाइपलाइंस, अदर कंड्यूट, या फिर नॉर्मल भी सप्लाई, वेदर और नॉट, मतलब ये मीडिया यूज कर रहे हो या फिर अदर मोड से सप्लाई कर रहे हो। फॉर विच, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फॉर विच सप्लायर इनवॉइस टू रिसिपिएंट ऑन रेगुलर और पीरियोडिकल बेसिस। पर ये बहुत क्लियरली कहा है कि कंटिन्यूअस सप्लाई तभी कहा जाएगा जब इनवॉइसेस पीरियोडिकली दिए जा रहे हैं। आपके सप्लाई के जैसे गैस सप्लाई किया जा रहा है तो मंथली बेसिस पे, फोरनाइट बेसिस पे, न्यूज़पेपर सप्लाई हो रहा है, भाई दूध वाला मिल्क सप्लाई कर रहा है, तो वो इनवॉइस पीरियोडिकल बेसिस पे दे रहा है, हर रिमॉल पे नहीं दे रहा है, तो वो सिचुएशन में उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। ख्याल रहे, 4 पॉइंट बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस रिकरेंट बेसिस पे, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है, ये मोड यूज किए जा रहे हैं, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सप्लायर की इनवॉइस मैकेनिज्म जो है वो रिमोल पे नहीं है, वो पीरियोडिकल है। ओके, तो वो केस में कंटिन्यूअस सप्लाई गुड्स बोला जाएगा। एंड इंक्लूड्स एनी सप्लाई ऑफ गुड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई यहाँ सप्लाई नोटिफाई करता है एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स तो वो होगा। अभी फिलहाल कोई गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कब कही जाएगी? ओके, वो भी कंटिन्यूअस और रिकरेंट बेसिस पे दी जा रही है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, और पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स है विथ पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन। ओके, ख्याल रहे, यहां पे स्पेसिफिकली कहा है कि सर्विस को कंटिन्यूअस सप्लाई तभी बोला जाएगा जब उसका पीरियड मोर देन 3 मंथ है, एक्सीडिंग 3 मंथ्स, एक बार बोलो मेरे साथ, एक्सीडिंग 3 मंथ्स है, तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस बोली जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों में ये डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में पीरियड नहीं है। 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट इनवॉइस पीरियोडिकल दिए जा रहे हैं। लेकिन सर्विस में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस तभी हो सकती है ओके जब यहां पे पीरियड मोर देन 3 मंथ्स है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ख्याल रहे, सर्विस पीरियड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कभी क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहां पे 2 महीने का ही है, सर्विस 4 महीने चलेगी, सर्विस 10 महीने जाए ना, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कितना है उसके बेस पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो यहां पे पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स होगा तो ही वो सिचुएशन में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी। ओके, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी। बेटा ये रिवीजन है। ओके, तो आपका एक सवाल आ सकता है कि ये रिवीजन है। हाँ, हम आखिरी में बात करेंगे। चलिए, तो जहां तक देखा जाए तो नेक्स्ट इंक्लूड्स एनी सर्विस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में उन्होंने स्पेसिफिकली और कहा है विथ पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब जो रिसिपिएंट, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस तभी बोला जाएगा जब रिसिपिएंट पीरियोडिकली पे कर रहा है तो उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। जैसे कोई गैस पाइपलाइन से सप्लाई किया जा रहा है या पेट्रोल सप्लाई किया जा रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई किया जा रहा है सर्विसेज। एक कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, ये तो हमने डेफिनेशन देखा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। ओके, इनके इनवॉइस मैकेनिज्म और टीओएस देखेंगे, इसके इनवॉइस मैकेनिज्म और टीओएस देखेंगे। पहले इनके इनवॉइस मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद में टीओएस देखेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस लिख लेना, और इनवॉइस फॉर सर्विसेज। सो इन केस अगर आपने गुड्स सप्लाई किया होगा तो देखो, अब एक समझ लो दूध वाला है
ओके, रोज वो दूध दे रहा है, पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, और कंटिन्यूस और बिजनेस का नेचर ऐसे कि वो पीरियोडिकली इनवॉइस बनाता है। तो अब डेली वो जब गुड्स आपके घर पे दे रहा हो, तो तब हर रिमूवल पे वो इनवॉइस बनाना प्रैक्टिकली उसके लिए पॉसिबल नहीं है। आप वो गैस सप्लाई कर रहा है, पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, तो उसके रिमूवल पे इनवॉइस देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन क्या कहती है, नॉर्मल प्रोविजन ये कहती है कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो वो सिचुएशन में आपको जो है रिमूवल पे इनवॉइस देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट भी ये समझती है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो हर रिमूवल फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपको इनवॉइस कब देना है, आपको इनवॉइस देना है, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर भी दे सकते हो या एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट, सक्सेसिव स्टेटमेंट, यानी ये जो सक्सेसिव स्टेटमेंट आप बनाओगे और सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, यानी जब आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाओगे, मे बी फोरनाइटली, मे बी मंथली, मे बी या 10 दिन का, जिस दिन आप स्टेटमेंट बनाओगे, दूध वाला पूरे मंथ का एक स्टेटमेंट लेके आता है, तो स्टेटमेंट के पहले या स्टेटमेंट तक आपने इनवॉइस देना चाहिए। तो व्हाट इज द लास्ट डेट, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स इज ओके डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और सक्सेसिव पेमेंट विच इज अर्लियर, वो लास्ट डेट मानी जाएगी। सुनो, वो लास्ट डेट मानी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में गवर्नमेंट ने इनवॉइस कैसे देना चाहिए उसकी यहां पे 3 क्लॉजेस रखे। क्लॉज ए, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने मुझे पैसा कब देना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट में असर्टेनेबल है। समझ लो मैंने रेंट एग्रीमेंट किया 11 महीने का आपके साथ, तो 11 महीने का अगर मैंने रेंट एग्रीमेंट किया है तो वो सिचुएशन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से ज्यादा है, तो वो केस में वो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस बोला जाएगा। या एम से लिया है और मैंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर डेट लिखी है कि मंथ एंड होने के बाद 10 तारीख को, ड्यू डेट असर्टेनेबल, 10 तारीख को रिसिपिएंट मुझे रेंट दे देगा। ओके, अगर ऐसी डेट क्लियरली अवेलेबल है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल है, तो आपका इनवॉइस कब जाएगा, टीओएस तो हम बाद में देखेंगे, आपका इनवॉइस कब जाएगा, तो इनवॉइस शैल बी इश्यूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यानी जो ड्यू डेट फिक्स की गई है 10 तारीख, उसके पहले इनवॉइस देना चाहिए। तो अब मेरे साथ थोड़ा फिक्स करो। ओके, इनवॉइस आप पहले भी दे सकते हो लेकिन ड्यू डेट तक देना चाहिए। तो ओके, तो यहां पे कब बोला जाएगा कि इनवॉइस विद इन टाइम है, तो इनवॉइस विद इन टाइम इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस बोला जाएगा जब इनवॉइस ड्यू डेट के पहले दे दिया गया या फिर ड्यू डेट तक दे दिया गया, तो विद इन टाइम कहा जाएगा। बी सिचुएशन में अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, आई रिपीट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, तो वो सिचुएशन में यहां पे डेट ऑफ पेमेंट okay invoice shall be issued at a time when supplier ये कंप्लीट नहीं आया बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना। इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट ए टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, वो पूरा नहीं आया है, वहां कुछ रह गया है, ठीक है, तो मैं करेक्शन करके डाल दूंगा वापस से चार्ट पर, ठीक है, इतना तो आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, करेक्टेड होगा आपकी इसमें तो अच्छी बात है। तो वो जो पेमेंट जिस दिन रिसीव होगा, बहुत सी बात समझ लो, मेरा यहाँ पे सर्विस है, ट्रेनिंग कोचिंग 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने से ज्यादा है, पर मैंने कहा कि मैंने स्टूडेंट को कहा आपको 3 इंस्टॉलमेंट दिन में देना पड़ेगा, यानी रिसिपिएंट इज लायबल टू पे पीरियोडिकली, 3 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, पर मैंने ड्यू डेट असर्टेन नहीं की है, सिर्फ बताया कि 3 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। तो वो केस में मैंने इनवॉइस ऑन और बिफोर, जिस दिन पहली इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी, पेमेंट रिसीव्ड, सेकंड इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट जब भी आएगी, उसके पहले या उस दिन तक मैंने इनवॉइस देना चाहिए। तो कब बोला जाएगा कि इनवॉइस इशूड विद इन टाइम इन अंडर क्लॉज बी, इनवॉइस इशूड विद इन टाइम अंडर क्लॉज बी तब बोला जाएगा जब आपने पेमेंट जिस दिन रिसीव हुआ उसके पहले या उस दिन तक आपको या आपने इनवॉइस दे दिया गया। और नेक्स्ट, वेयर पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अब कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई में इवेंट फिक्स किए जाते हैं, जैसे एक कंस्ट्रक्शन सर्विस है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने इवेंट फिक्स किए, मतलब क्या, मुझे प्लिंथ पे 30% पैसा लगेगा, फर्स्ट फ्लोर पे मुझे और 20 लगेगा, सेकंड फ्लोर पे और 20 लगेगा, तो उसने इवेंट पे, ओके, सप्लायर ये है, बिल्डर रिसिपिएंट है, उसने इवेंट पे फिक्स किए कॉन्ट्रैक्टर सर्विस का पैसा। तो अगर आपने इवेंट लिंक बेस होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होगा, दोस्तों सुनिए सुनिए सुनिए, जिस दिन आपका इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन या उसके पहले तक आपने इनवॉइस दे देने चाहिए। तो क्लॉज सी में कब कहा जाएगा कि इनवॉइस विद इन टाइम, इनवॉइस विद इन टाइम बोला जाएगा जब
टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इवेंट, जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उसके पहले जो है यहाँ पे इनवॉइस दे दिया गया। अगर इवेंट कंप्लीट हुआ उसके उस दिन या उसके पहले नहीं दिया गया और उसके बाद दिया गया तो नॉट विद इन टाइम कहा जाएगा। ये तो था बेटा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। एक और इवेंट है वो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मतलब आपने सेल किया ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बहुत सी बार जब आप भेजते हो, अब आपने रिमूव करते वक्त सप्लाई नहीं है, रिमूव करते वक्त सप्लाई नहीं है। अब देखो जब रिमूवल हो रहा है तो हम इनवॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि नॉर्मल केस के हिसाब से जब आप रिमूवल फॉर सप्लाई करोगे, आई रिपीट रिमूवल फॉर सप्लाई करोगे तभी इनवॉइस। और मैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेज रहा हूं। अगर मैं अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे भेज रहा हूं तो रिमूव करते वक्त रूल 55 की चालान बनेगी। हमने इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन भी देखे थे, ज्वेलरी का देखा था, आर्टिस्ट का देखा था, जो हम आगे बाद में देखेंगे। तो अब यहां पे सुनिएगा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे इनवॉइस कब बनाना चाहिए। अब लॉ ये कहता है कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या, मतलब जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, यहां लिख दो आप एक्सेप्टेंस, या जब सप्लाई फ्रुक्टिफाई होगा। ओके, यानी आपने गुड्स भेजा तो रिमूवल पर इनवॉइस नहीं बनेगा। भेजने के बाद जब कस्टमर उसका एक्सेप्टेंस दे देगा, फ्रुक्टिफाई करेगा, उस दिन या उसके पहले आप इनवॉइस दे सकते हो, उस दिन या उसके पहले आप इनवॉइस दे सकते हो। लेकिन अगर 6 महीने तक एक्सेप्टेंस नहीं आया तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, यानी जिस दिन रिमूव किया वहां से 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो आपका यहां पे इनवॉइस का डेट रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। तो थोड़ा यहां समझने की कोशिश करना, हमें टीओएस फिक्स करने के लिए लास्ट डेट निकालनी होती है। तो अब सिचुएशन क्या है कि अगर आपने गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस पे दिया होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो यहां 2 लास्ट डेट आती है, सुनो कम ऑन, यहां 2 लास्ट डेट आ गई। अगर 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया, व्हाट इज द लास्ट डेट, लास्ट डेट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसके पहले भी आप इनवॉइस दे सकते हो। तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और यहां 2 लास्ट डेट आएगी। और अगर 6 महीने में एक्सेप्टेंस नहीं आया, ध्यान सुनिएगा, 6 महीने में एक्सेप्टेंस नहीं आया तो जिस दिन 6 मंथ कंप्लीट हो गए वो आपकी लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी। समझा होगा। तो आपको क्या करना है आपको पता है। जिन्होंने लाइक कर दिया है ओके, नहीं किया तो अभी अभी करो, एक्सप्रेस करो अपने आप को, और जिन्होंने कर दिया है वो थंब करें। ओके, तो यहां पे इस तरह से हमने सारा कंसेप्ट देख लिया है। एक पेज में पूरा टीओएस हो गया है। जस्ट इमेजिन, एक पेज में पूरा टीओएस हो गया है। बस आप क्वेश्चन कर लो, देखो फटाफट हो जाएगा। चलिए अब ये टेबल मैं आपको समझा देता हूं। ये टेबल क्या कहता है, इस टेबल को मैंने इस तरह से अरेंज किया है, यानी अगर आप इसको केयरफुली देखें तो सारे टीओएस जो है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अरेंज करके दिए हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स के पूरे इंडिया में 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक नॉर्मल, भाई रिमूव हो गया, इनवॉइस दे दिया, नॉर्मल। एक कंटिन्यूअस जो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा बिजनेस में कोई दूसरा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। नेक्स्ट बेटा, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में 2 ही होगा, नॉर्मल जो 30-45 डेज में इनवॉइस देना है, या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई, या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई। ठीक है, बस ये सारी सिचुएशन में टीओएस कैसे फिक्स हो गए, क्योंकि अभी तक तो हमने इनवॉइसिंग देखा, नॉर्मल टीओएस भी देखा, पर अब सारे सिचुएशन में टीओएस कैसे फिक्स हो गए ये देख लेते हैं। अगर ये हो गया तो हो गया आपका। तो अब देखिए, अगर इनवॉइस मैकेनिज्म कुछ भी हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस मैकेनिज्म कुछ भी हो, वो रिमूवल पे हो गुड्स का, या फिर वो सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट पे हो, या फिर वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या 6 मंथ हो, इनवॉइस जो भी हो। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि इनवॉइस मैकेनिज्म तीनों केसेस में अलग अलग हो सकता है, पर जब भी आपको टीओएस फिक्स करना है, केस कोई भी हो, टीओएस ये 2 ही लॉजिक पे फिक्स होगा। कम ऑन, केस कोई भी हो, नॉर्मल हो, कंटिन्यूअस हो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे हो, टीओएस ये 2 ही लॉजिक पे फिक्स होगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल केस, in the context of continuous supply of goods, in the context of goods sent on approval or return basis। और अगर सर्विस होगा, ध्यान से सुनिएगा, सर्विस होगा तो टीओएस तो ये 3 प्रिंसिपल पे ही आएगा, ए बी सी।
तीन प्रिंसिपल पे या रिवर्स चार्ज के प्रिंसिपल पे। ये टीओएस के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे इन नॉर्मल केस या इन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, सर्विस में गुड्स सर्विस सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस नहीं होता है, ठीक है, तो वो कंसेप्ट नहीं होता है, बस इतना ख्याल रखना। तो भाई सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको ऑलवेज दो ही कंसेप्ट फिक्स करना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हाँ, अब ये प्रिंसिपल को लेकर मैं ये प्रिंसिपल नॉर्मल केस में आप कैसे अप्लाई होते हैं, ये प्रिंसिपल कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में कैसे अप्लाई होते हैं, और ये प्रिंसिपल गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे कैसे अप्लाई होते हैं। बस सिंपल है, प्रिंसिपल वही लगाना है। तो चलिए थोड़ा मेरे साथ यहां पे देखिएगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नॉर्मल केस है, मतलब नॉर्मल यानी रिमूवल पे, तो वो तो सिंपल है। अगर आपने इनवॉइस बिफोर दिया होगा या एट द टाइम ऑफ रिमूवल दिया होगा तो आपका टीओएस इनवॉइस पे आएगा। अगर आपने इनवॉइस बिफोर नहीं दिया है, नॉट इश्यूड ऑन और बिफोर रिमूवल और डिलीवरी, तो फिर लास्ट डेट लेना पड़ेगा, तो आपका टीओएस लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आएगा। डन। चलिए अब वही प्रिंसिपल को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने लास्ट डेट निकाली थी। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट उसके पहले या उस दिन तक आपने इनवॉइस दे दिया है तो आपका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही रहेगा। हाँ, क्योंकि आपको टीओएस ऑलवेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस चलना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो आप टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कब लोगे? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड के पहले इनवॉइस जा चुका है या उस दिन तक जा चुका है। लेकिन अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड विचएवर इज अर्लियर, उस दिन या उस दिन के पहले इनवॉइस नहीं दिया होगा तो फिर आपको लास्ट डेट लेनी है, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आएगा ओके, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। आई होप आपको ये समझा होगा। बेटा मुझे ये बताइए, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, ओके, और यहां तक समझा क्या मुझे बताइए, यस और नो। जो भी मुझसे कनेक्टेड है प्लीज आंसर देने की तकल्लुफ उठाइए, ठीक है? ये समझा होगा तो बताइए बेटा। चलिए, ये तो हमने देखा कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में। अब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, यहां पे 2 लास्ट डेट आएगी, ये समझ लेना। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर 2 लास्ट डेट आएगी, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसलिए यहां पे देखो, इफ एक्सेप्टेंस इज गिवन बिफोर 6 months एंड इनवॉइस इश्यूड ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस, इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन, अब देखो हाँ, थोड़ा ये कंसेप्ट को समझ लो, ये थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेना। अगर आपको 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया हो, 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया हो, और आपने इनवॉइस ऑन और बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कस्टमर ने जिस दिन एक्सेप्ट किया उस दिन इनवॉइस आपने विद इन टाइम दे दिया, उस दिन आपने इनवॉइस दे दिया, या उसके पहले दिया हो, एक सिचुएशन है। दूसरा, एक्सेप्टेंस 6 महीने में नहीं आया, 6 महीने में नहीं आया और आपने इनवॉइस 6 महीने के पहले खुद होके दे दिया हो, यानी जिस दिन 6 महीने कंप्लीट हुए या उसके पहले खुद होके दे दिया, यानी आपको दोनों सिचुएशन देखनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस आ गया तो एक्सेप्टेंस के पहले या वो दिन, नहीं आया तो 6 महीना आया उसके पहले। अगर ये 2 सिचुएशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 सिचुएशन में अगर आपने तो इनवॉइस आपने विद इन टाइम दे दिया, अगर विद इन टाइम दे दिया मतलब आपने इनवॉइस एक्सेप्टेंस के पहले दिया हो या 6 months के पहले दिया हो, तो आपका टीओएस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा। स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं आया तो फिर हम जिस दिन 6 months कंप्लीट हो गए वो डेट, नहीं 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 नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं भी आया होगा तो भी आपने 6 महीने के पहले इनवॉइस दे दिया भाई। अगर 6 महीने के पहले इनवॉइस दे दिया तो वो सिचुएशन में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इनवॉइस एक्सेप्टेंस आने के बाद दिया, यानी एक्सेप्टेंस आया और एक्सेप्टेंस आने के बाद दिया, यानी एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस के पहले नहीं बाद में दिया,
तो फिर लास्ट डेट क्या होगी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं आता है और आपका इनवॉइस 6 महीने में नहीं जाता है तो डेट ऑन विच 6 मंथ एक्सपायर। ओके, ये बता दो, ये समझा है नहीं समझा? मैं फिर से यहां पे 1 मिनट रुकूंगा, मैं फिर से यहां पे 1 मिनट रुकूंगा, बस ये समझ गया होगा कि तो हो गया कंसेप्ट। आपको 2 सिचुएशन लेनी है, एक्सेप्टेंस आ गया तो जिस दिन एक्सेप्टेंस आया उस दिन या उसके पहले इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या नहीं आया होगा तो 6 महीने के पहले या 6 महीने तक आपने इनवॉइस दे दिया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इनवॉइस। और आपकी लास्ट डेट क्या होगी, एक्सेप्टेंस आ गया और आपने इनवॉइस नहीं दिया तो लास्ट डेट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और 6 महीने हो गए और आपने इनवॉइस नहीं दिया तो लास्ट डेट इज जिस दिन 6 महीने एक्सपायर हो जाएंगे। ये बताइए, ये समझा नहीं समझा, यस और नो? चलिए, तो इस तरह से आपका टीओएस आएगा गुड्स के केस में। तीनों कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ध्यान से सुनिएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस के केस में भी आपको टीओएस जो है ए, बी और सी, तो सी तो ठीक है सबके लिए कॉमन कि आपने बुक्स में प्रोविजन कर दी, मेनली ए और बी लेता हूं यहां पे। इनवॉइस इश्यूड विद इन टाइम, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन टाइम तो डेट ऑफ कंप्लीशन और प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ये लिया जाएगा। अब थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लो, ये तो मैंने छोड़ो, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में अगर आपने इनवॉइस 30 डेज या 45 डेज के पहले दे दिया तो आपका टीओएस डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने इनवॉइस विद इन 30 डेज या 45 डेज नहीं दिया, 30 डेज और 45 डेज नहीं दिया तो फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, रिसिप्ट की वही है बुक एंट्री और क्रेडिटेड टू बैंक विच एवर इज अर्लियर, वो लेना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में कैसे देखोगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को ऐसा समझ लो। हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस में इनवॉइस इश्यू करने के 3 तरीके हैं। अगर रिसिपिएंट ने कब पे कर देना चाहिए उसकी ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो ड्यू डेट टीओएस आएगा और ड्यू डेट इनवॉइस आएगा। और हम विद इन टाइम कब बोलेंगे, जब ड्यू डेट या उसके पहले इनवॉइस दे दिया हो। अगर नॉट असर्टेनेबल है तो पेमेंट आएगा, और इवेंट बेस होगा तो इवेंट लिंक आएगा। तो ऐसे केस में अब देखो यहां पे, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है, ध्यान से देखिएगा, ड्यू डेट असर्टेनेबल है और आपने इनवॉइस्ड जो भी ड्यू डेट फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में उसके पहले या उस दिन तक दे दिया, मतलब विद इन टाइम हो। ये सिचुएशन ए में विद इन टाइम कब बोला जाएगा, सिचुएशन बी में विद इन टाइम कब बोला जाएगा, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है पर पेमेंट के पहले, पेमेंट रिसीव्ड के पहले या पेमेंट तक आपने इनवॉइस दे दिया हो तो विद इन टाइम बोला जाएगा। यानी कब बोलेंगे इनवॉइस विद इन टाइम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आपने पेमेंट के पहले दे दिया, या तीसरा आपने कंप्लीशन के पहले या कंप्लीशन के डेट तक आपने इनवॉइस दे दिया तो बात खत्म। तो वो सिचुएशन में यानी अगर आपने तीनों में से कोई भी सिचुएशन में आप फिट होते हो और आपने विद इन टाइम दे दिया तो सिंपल फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आपने ड्यू डेट तक इनवॉइस नहीं दिया, ओके, ड्यू डेट तक इनवॉइस नहीं दिया तो फिर आपको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट विच इज अर्लियर। और यहां पे आईसीएआई का इंटरप्रिटेशन है कि डेट ऑफ कंप्लीशन ड्यू डेट मानी जाएगी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट है वो आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो जो पेमेंट की ड्यू डेट है कस्टमर की, यहां ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मतलब लिख देना साइड में, कस्टमर की क्यों कौन सी डेट फिक्स की है वो डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी, क्योंकि हमें फिक्स तो यही प्रिंसिपल पे करना है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो वो डेट मानी जाएगी और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। अगर पेमेंट जिस दिन मिला तब तक इनवॉइस नहीं मिला तो वो केस में डेट ऑफ रिसिप्ट वो आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन मानी जाएगी, तो वो लिया जाएगा। और इवेंट लिंक बेस होगा तो, और जिस दिन इवेंट कंप्लीट हुआ उस दिन या उसके पहले इनवॉइस नहीं दिया होगा तो फिर आपका टीओएस डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट विच इज अर्लियर ये माना जाएगा। डन, ओके बेटा, ओके। यहां पे बेटा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, उसमें थोड़ा स्क्रॉल करो, सब मिल जाएगा, मैंने दिया है, आप देखते नहीं हो यार, डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम लिंक दी है। ओके, जोर से बोलो, समझा या नहीं समझा सबको? जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है
एक्सप्रेस करो अपने आप को, ठोको लाइक। और जिसने ठोक दिया है ओके यहां पे, तो यस थम। चलिए, अच्छे से समझ में आया? तो चलिए बेटा, आज का रिवीजन यही एंड हो रहा है। देखो, अब मैं आपको